हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारा टोटल 4 भागों में बँटा हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म बिफोर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहला था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1969 में आया था। ठीक है? इसमें जो कैंडिडेट्स थे इलेक्शन पार्टीज़ के और पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, इनके लिए कुछ गाइडलाइन इश्यू की गई थी कि आपको अपना इलेक्शन कैसे कंडक्ट करना है और कैसे लड़ना है। ठीक है? उसके बाद आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1998। तो इसमें इसमें आपका ये किया गया था कि 21 ईयर्स की एज लिमिट हुआ करती थी वोट डालने के लिए मिनिमम में, तो उसको 18 ईयर्स कर दिया गया था। ठीक है? और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ईवीएम। ठीक है? 1989 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले क्या चलता था कि इंडिविजुअल का एक अलग कलर बॉक्स चलता था, जिसमें अपने अपने वोट कास्ट किए जाते थे। ठीक है? लेकिन इसके आने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ था, एक अलग अलग पेपर आने लग गए कलरफुल, जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट कास्ट किए करते थे। उसके बाद ईवीएम पे आ गए अपन, है ना? ईवीएम। ठीक है? उसके बाद आता है बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग को एक वो मान दिया गया। बूथ कैप्चरिंग सबसे पहले 1957 में हुआ था। मतलब बूथ कैप्चरिंग का मतलब आप ये समझ लो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो जो इलेक्शन लड़ रहे थे कैंडिडेट्स, उनके एजेंट आके, उनके सपोर्टर या लॉयल लॉयल पर्सन जो भी रहते थे, वो आके बेईमानी से इलेक्शन जिताने की कोशिश करते थे, डरा के, धमका के, या फिर किसी और का वोट कास्ट कर दिया करते थे। तो पहले इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन 1989 में इसके लिए कानून ला दिया गया। ठीक है? जिसकी सज़ा होती थी, एक आम आदमी के लिए अगर ये करने की कोशिश करता था तो उसकी मिनिमम सज़ा 1 साल की होती थी, और यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता था तो उसकी सज़ा कम से कम 3 साल रखी जाती थी। है ना? और उसके लिए फ़ाइन भी होता था। ठीक है? कॉमन मैन। ठीक है? फिर इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जब टीएन सेशन ईसीआई थे, तो उन्होंने इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि एपिक, यानी कि आज का आपका वोटर आईडी कार्ड जो आपने बचपन में देखा होगा अपने पेरेंट्स का, वो एक वोटर आईडी कार्ड जिसमें फ़ोटो और कुछ डिटेल एड्रेस दिया रहता था पर्सन का। तो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद ईसीआई एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई थी पहले, है ना? यानी कि इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ-साथ, है ना, बाकी के इलेक्शन कमिश्नर भी ऐड हो गए, है ना? सेकंड पॉइंट पे हम आएँगे, तो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996। ठीक है? इसमें कुछ मेजर चेंजेस ये किए गए थे कि टाइम लिमिट की गई थी बाय इलेक्शन के लिए। तो इसमें टाइम लिमिट ये कर दी थी गई थी कि बाय इलेक्शन के अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई या फिर वो अपनी सदस्यता खो देता है, तो उसकी जो वैकेंसी फिल करने की जो इलेक्शन होता था, तो वो कम से कम 6 महीने कर दिया गया है कि 6 महीने में आपको बाय इलेक्शन कराना ही कराना है। ठीक है? फिर लिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है? यानी कि इसमें कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाती थी, जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ करता था। ठीक है? तो पहला हो गया रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती थी, मतलब एक तरह से जानी-मानी, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं रिकॉग्नाइज़ कौन-कौन सी है, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। है ना? और कुछ होती थी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना? अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब उनसे थोड़ा कम या फिर ज़्यादा वो, उनसे थोड़ा नीचे टाइप की अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है? उसके बाद अदर पार्टीज़ आ जाती हैं। अदर पार्टीज़ में वो आ जाती है इंडिपेंडेंट पार्टीज़, है ना? अदर लोग मतलब इंडिपेंडेंट, जिनकी शायद मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुआ करती थी, इंडिपेंडेंट टाइप के कैंडिडेट आते थे इसमें, है ना? ये हो गया। और तीसरा पार्ट ये आता है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इंसल्टिंग द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। नेशनल ऑनर एक्ट 1971 आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो कैंडिडेट होते थे, या तो उनको अगर जो अपना नेशनल ऑनर एक्ट, उसको अगर कोई इंसल्ट करने की कोशिश करता था, वो कम से कम 6 ईयर्स के लिए, है ना? तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। यानी कि वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ते थे। ठीक है? और फिर आता है ना? तो इसमें नेशनल ऑनर एक्ट में ये कहा जाता था कि नेशनल फ्लैग की जैसे वो इंसल्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, है ना? या फिर नेशनल एंथम जो हो गया अपना, नेशनल एंथम को क्या नाम है, रोकने की कोशिश कर रहा है नेशनल एंथम के कारण, मतलब कोई भी जो एक तरह से समझ सकते हैं आप। तो इसमें 3 चीज़ें हैं अभी। ये था अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996। फिर बाद में अपन आते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये कहता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आफ्टर 1996। तो सबसे पहला आता है वोट थ्रू प्रॉक्सी, ये 2003 में लाया गया था।
और थ्रू प्रॉक्सी का ये मतलब होता है जैसे कि आर्मी वाले हो गए, है ना? आर्मी में कितने लोग हैं? ए, बी, सी, डी। ये लोग वोट नहीं दे सकते, ये भी सरहद पे रक्षा करनी है, तो ये अपना एक प्रॉक्सी बनाया करते थे। किसको? 1 को या फिर 2 को, ठीक है? तो इनमें से एक जन इनके नाम का वोट दे दिया, ठीक है? इनका क्या वोट देना है इनको, ये हो जाकर उनका वोट दे दिया जाता था। ये भी 2003 में लाया गया। फिर आता है एलोकेशन ऑफ टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2003 में। इसमें ये था कि कोई रिकॉग्नाइज्ड या फिर और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो थी, है ना? उसको टाइम दिया जाता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यानी कि दूरदर्शन या फिर, है ना? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में, ताकि अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो उनको बता सकें कि हमने क्या-क्या काम किया और अपना प्रचार वगैरह कर सकें। ये प्रचार के लिए इनको टाइम दिया जाता था, एक तरह से बता सकें उनको, ठीक है? फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेली साइनेज फीचर्स इन ईवीएम्स, तो नाम से आप समझ सकते हैं ब्रेली, यानी कि ईवीएम में जो ईवीएम में ब्रेली साइनेज लैंग्वेज जो है इंट्रोड्यूस की गई, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड लोग अपना वोट कास्ट कर सकें बिना किसी अटेंडेंट के, ठीक है? तो अभी तक अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे, अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आफ्टर 2010, ठीक है? वोटिंग राइट्स टू इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, यानी कि जो एनआरआईज़ हुआ करते थे, उनको अगर वो 6 महीने से ज़्यादा फॉरेन नेशन पे रह रहे हैं, तो उनको वो वोट नहीं दे सकते थे। लेकिन इस 2010 के बाद ये प्रोविज़न हटाया गया और 6 महीने के बाद भी अब वो लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन उनको यहाँ पे रहना ज़रूरी है, इंडिया पे, जिस दिन वोट हो रहा हो, और अपने स्टेशन प्रेज़ेंट होना ज़रूरी हो, ताकि वो फिज़िकली प्रेज़ेंट होके अपना वोट कास्ट कर सकें। और ये उसी जगह वोट होगा जहाँ पे उनका पोलिंग स्टेशन होगा। ये था। और सेकंड में ये है कि ऑनलाइन एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल, यानी कि अब आप ऑनलाइन एनरोल कर सकते थे 2010 से इलेक्टोरल रोल पे। 2014 में नोटा का इंट्रोडक्शन हुआ, है ना? नन ऑफ द अबव ऑप्शन, यानी कि अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ पसंद नहीं है, तो आप पॉलिटिकल पार्टी को वोट ना देके आप नोटा भी दबा सकते हैं, यानी कि हमको कोई भी पार्टी नहीं चाहिए 2010 से। फिर आता है 2013। 2013 में वीवीपैट इंट्रोड्यूस की गई, है ना? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है? ये तो आप जानते ही होंगे, हमेशा न्यूज़ में रहता है। इसका एम ये था फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का, यानी कि इलेक्शन किया उसके बाद आपको एक पर्ची मिलेगी जिसमें आपने किस पार्टी को वोट दिया, उस कैंडिडेट का नाम और पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल बना रहेगा, है ना? जिस किसी को भी आपने वोट दिया, ठीक है? फिर उसके बाद फोटोज़ ऑफ कैंडिडेट्स ऑन ईवीएम ऑन एंड बैलेट पेपर्स, यानी कि जो कैंडिडेट्स की फ़ोटो रहती थी, मतलब जो भी कोई अगर वाई कैंडिडेट किसी वन पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसकी फ़ोटो भी, वाई की फ़ोटो भी हुआ प्रेजेंट होने लग गई ईवीएम पे और बैलेट पेपर पे भी। पहले ये सब नहीं होता था, 2015 के बाद से, 2015 से होने लगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स 2017 बजट, ठीक है? तो ये इसका एम ये था कि एक एक कैश डोनेशन का ऑल्टरनेटिव बनाया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें, ठीक है? लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? कि जनता का पैसा ये लोग चुनाव में खर्च नहीं कर सकते, ठीक है? लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एपिक, यानी कि जो आपका वोटर आईडी कार्ड था वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे भी आने लग गया, यानी कि फिजिकल फॉर्म पे तो रहता था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे भी आने लग गया 2021 से, ठीक है? होम वोटिंग फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड दोज अबव 85 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो पर्सन दिव्यांग होते हैं, है ना? और और जिनकी एज 85 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज रहती है, उनके लिए घर बैठे वोट देने की सुविधा कराई गई, यानी कि पोलिंग ऑफिसर घर जाएगा उनका वोट कास्ट करेगा, ठीक है? और उनको बताएगा कि आपने इसको वोट, मतलब वो अपने इच्छानुसार अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सकते हैं, ठीक है? घर बैठे-बैठे इनके लिए सुविधा कराई गई। पहले ये सब नहीं था, ठीक है? उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देखते हैं, कमिटीज़ और कमीशन जो बनाए गए इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म तो आप ये समझो, पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म इसलिए किए जाते हैं, यानी कुछ चेंजेस किए जाएँ, ताकि इलेक्शन प्रोसेस जो हो सकती है, इलेक्शन प्रोसेस जो हो रही है ना? उसको और अच्छी तरह से फेयरनेस उसमें बढ़ाई जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके, जो इलेक्शन पार्टी लड़ रही है, पार्टीज़ के लिए भी और जनता के लिए भी, आम जनता के लिए भी, ठीक है? तो सबसे पहले कमिटी हुई थी तारकुंडे कमिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है, चाहे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1974 में, है ना? तारकुंडे कमिटी बनाई गई, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाई गई थी, टोटल रिवॉल्यूशन के दौरान, ठीक है? और उसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, 1990 में हुई थी ये। इसका, है ना? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में की गई थी, है ना? उसके बाद आती है वोहरा कमेटी, वो 1993 में हुई थी।
चाहे जो क्राइम नेक्स मतलब इसमें ये नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स में बनाई गई थी, बनाई गई थी, ठीक है? ठीक है, क्राइम और पॉलिटिक्स, ठीक है? फिर बात है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, है ना? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, ये बनाई गई थी 1998 में। और फिर आते हैं 2007 में, 2007 में बनाई गई थी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया, ये बनाई गई थी 2007 में, ठीक है? रिपोर्ट ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस हेडेड बाय वीरप्पा मोइली, ठीक है? इसके रिपोर्ट ऑन एथिक्स, इसका पर्पज़ ये था इन गवर्नेंस, है ना? इसको हेड कौन कर रहा था? हेड कर रहा था वीरप्पा मोइली। फिर आती है तनख्वाह कमेटी, तनख्वाह कमेटी आती है 2010 में, ठीक है? और इसका पर्पज़ था इलेक्शन लॉज और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, मतलब हर चीज़ को देखना, है ना? इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड इलेक्टोरल, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, ये आपके एग्जाम वगैरह में चाहे आप यूपीएससी या फिर एमपीएससी का दे रहे हैं तो उसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, ठीक है? कमिटीज़ बहुत सारी लेकिन ये इंपॉर्टेंट कमिटीज़, ठीक है? तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो बताइएगा इसमें क्या सुधार किया जा सकता है।